हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट साइंस। आज हम सीयूईटी पीजी 2026 पीवाईक्यू सीरीज में किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम काइनेटिक्स, काइनेमैटिक्स और फोर्स रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हमारे सीयूईटी एग्जाम में आए हुए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन्स और एक्सेस को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज को हमने सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। Correct? So hello everyone, I am your educator. You are watching Inside Sports Science. Let's begin. Okay, शुरुआत करते हैं हम काइनेटिक्स से। What is kinetics? Kinetics is a study of force that causes motion. क्या मतलब निकलता है इसका? वो फैक्टर्स जिसकी वजह से मोशन ऑकर होता है हम उसको काइनेटिक्स बोलते हैं। उससे पहले हमको ये समझने की जरूरत है व्हाट इज मोशन। करेक्ट? मोशन एक का जो सिंपल डेफिनेशन है वो होता है चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका क्या मतलब निकलता है? सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, 2 सेकंड बाद वो उस ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो चेंज होके यहाँ पहुंच जाती है। फिर 2 सेकंड बाद उसकी लोकेशन फिर से चेंज होती है और वो यहाँ पे बैठ जाता है। तो ये जो 3 पोजीशंस जो उसकी चेंज हुई है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम बोलते हैं मोशन। राइट? ओके, नाउ ये ऑब्जेक्ट अपने मन से या अपने आप तो नहीं पहुंच गया होगा, ये अपने आप तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। कोई ना कोई फोर्स है जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। करेक्ट? उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक्स। क्या होता है काइनेटिक्स? काइनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ फोर्सेस दैट कॉजेस मोशन। करेक्ट? नाउ अब ऐसे कौन कौन से फोर्स हैं जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट में मोशन पैदा होता है, उसको हम अभी पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मसल फोर्स। जो हमारे बॉडी में मसल्स हैं वो फोर्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में मोशन जनरेट होता है। सपोज जब हम रनिंग करते हैं या फिर जब हम वॉकिंग करते हैं या जब हम जंपिंग करते हैं, तब हमारे जो लेग्स हैं वो अर्थ के अपोज में फोर्स लगाते हैं और उसी की वजह से हम रनिंग, वॉकिंग या जंपिंग कर पाते हैं। करेक्ट? देन कम्स योर ग्रेविटी। करेक्ट? हमारे अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल पुल है जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो इस ग्रेविटी की वजह से हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे अर्थ के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं उसमें मोशन आता है। जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट मी इरेज दिस। ये एक स्लोप है, राइट? अगर आप यहाँ पे एक बॉल प्लेस करेंगे जो कि इनिशियली रेस्ट में है, लेकिन वो बॉल अपने आप मोशन में आ जाता है और वो जमीन की तरफ लुढ़कने लगता है। क्यों ऐसा होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी है जिसको अपनी तरफ खींच रही है। करेक्ट? ग्रेविटी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से खींचती है अपने तरफ। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है ये मैं आने वाले स्लाइड्स में आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। करेक्ट? देन कम्स योर फ्रिक्शन। नाउ द थिंग इज, जो भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं और वो बाद में जाके स्टॉप हो जाते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से ही होते हैं। करेक्ट? अगर फ्रिक्शन ना हो तो मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, और फ्रिक्शन ना हो तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसका रुकना भी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट? ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप रनिंग करते हैं, सपोज दिस इज योर लेग, दिस इज योर शूज एंड दिस इज योर ग्राउंड। आपके शूज में एक काइंड ऑफ रफनेस होती है और ग्राउंड में भी एक काइंड ऑफ रफनेस होती है। जब ये दोनों रफनेस एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। और इसी फ्रिक्शन की वजह से आप फोर्स लगा पाते हैं और आप आगे बढ़ पाते हैं। करेक्ट? अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो आपका पैर वो फोर्स लगा ही नहीं पाएगा, आपका पैर आपके ग्राउंड से स्लिप कर जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। करेक्ट? तो जो फोर्स जनरेट होता है, जो मोशन जनरेट होता है, वो फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। नाउ मान लीजिए कि एक बॉल है, ये लुढ़कते हुए आगे की तरफ जा रही है। एक टाइम के बाद ये बॉल आके स्टॉप हो जाती है बिना कोई फोर्स लगाए। आपने उसे नहीं रोका है, वो अपने आप रुक गई।
कैसे रुकी? फ्रिक्शन की वजह से। जो ज़मीन में जो फ्रिक्शन मौजूद था, बॉल उसी की वजह से रुक चुकी है, करेक्ट? आप एक और एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं, आप एक बॉल लीजिए, आप उसको एक प्लेन सरफेस जहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है, वहाँ पे उसको रोल कीजिए। वो थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, रादर देन अगर आप किसी बॉल को रोल कर रहे हैं किसी सैंडी एरिया में। क्योंकि सैंडी एरिया में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा फोर्स जनरेट होता है और बॉल ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती। करेक्ट? आई होप आपको फ्रिक्शन समझ में आया होगा। देन कम्स योर ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। व्हाट इज ग्राउंड रिएक्शन फोर्स? जब आप जंप करते हैं या जब आप रनिंग करते हैं, जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, तब आप ग्राउंड में एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं और उसके बदले में ग्राउंड भी आपके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से आप रनिंग कर पाते हैं। करेक्ट? जैसे कि आपने ग्राउंड की तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया, तो रिटर्न में ग्राउंड भी आपकी तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी आगे बढ़ती है। इसी को हम बोलते हैं ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। करेक्ट? ये जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है न्यूटन के थर्ड लॉ का, जिसको हम एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। करेक्ट? आई होप आपको समझ में आया होगा। देन कम्स टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क? लेट मी एक्सप्लेन यू। टॉर्क को हम एंगुलर फोर्स भी बोलते हैं या हम सर्कुलर फोर्स भी बोलते हैं। क्या कहते हैं हम? एंगुलर फोर्स, या फिर हम इसको सर्कुलर फोर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको एंगुलर फोर्स या सर्कुलर फोर्स? वो एक पर्टिकुलर एंगल या एक सर्कुलर फॉर्म में फोर्स को एक्सर्ट करता है। जैसे कि हमारे साइकिल के जो व्हील्स होते हैं, हम वो व्हील जब फोर्स एक्सर्ट करती है, वो सर्कुलर फॉर्म में एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से वो व्हील आगे की तरफ रोटेट करती है। हमारे कार्स में जो टायर्स होते हैं, उनके ऊपर भी जो फोर्स एक्सर्ट होता है, वो एंगुलर फोर्स होता है। इसकी वजह से आपके जो टायर्स हैं, वो घूम पाते हैं। इवन आपके जो मसल्स हैं, वो भी टॉर्क को जनरेट करते हैं, वो नॉर्मल फोर्स जनरेट नहीं करते। कैसे? सपोज दिस इज योर ह्यूमेरस एंड दिस इज योर टिबिया फिबुला। यहाँ पे जो आपके बाइसेप मसल्स हैं, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट टिबिया फिबुला, दिस इज रेडियो एंड अल्ना। यहाँ पे जो आपकी जो बाइसेप मसल है, वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं और खींचते हैं आपके रेडियस अल्ना को। और जो रेडियस अल्ना है, ये एक एंगुलर मोमेंटम परफॉर्म करते हैं। ये यहाँ से यहाँ जाते हैं। करेक्ट? और ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये परफॉर्म कैसे हुआ? ये टॉर्क की वजह से हुआ, जो आपके मसल ने लगाया। सो ईच एंड एवरी मसल इन आवर बॉडी प्रोड्यूसेस टॉर्क। करेक्ट? ओके। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, स्टडिंग हाउ मच फोर्स द लेग अप्लाइज व्हाइल रनिंग। ये किसका एग्जांपल है? ये ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है। आप जो आप रनिंग कर रहे हैं, तो इस रनिंग को कॉज कौन कर रहा है? ये आपके लेग मसल्स कॉज कर रहे हैं। ये फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से आप रनिंग कर पा रहे हैं। करेक्ट? आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज काइनेटिक्स। काइनेटिक्स इज स्टडी ऑफ फोर्सेस दैट कॉजेस मोशन। करेक्ट? ओके। ये अभी जो मैंने आपको ये फोर्सेस के टाइप्स बताए हैं, इसको और डीपली हम स्टडी करने वाले हैं आगे आने वाले स्लाइड्स में। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके। व्हाट इज काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक्स क्या होता है? It is the study of motion without considering the forces that causes it। क्या मतलब निकलता है इसका? It is a study of motion। ये मोशन की स्टडी है जिसमें हम फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते, हम उसे कॉज को कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ मोशन को कंसिडर करते हैं। उसको हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। करेक्ट? काइनेटिक्स की वजह से ही काइनेमैटिक्स जनरेट होता है। राइट? ओके। तो काइनेमैटिक्स में हम किन चीजों को पढ़ते हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डायरेक्शन। हम काइनेमेटिक्स में इन सब चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? आपको पता ही होगा। डिस्टेंस आप एक मेजरिंग यूनिट है जिसे आप मेजर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कितना दूरी ट्रैवल किया, हम उसको बोलते हैं डिस्टेंस। करेक्ट? जो उसकी जो पोजीशन चेंज हुई है, वो कितनी चेंज हुई है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। करेक्ट? नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ये मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में अच्छे से बताने वाला हूँ। डिस्टेंस इज समवॉट रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट? डिस्टेंस इज जस्ट जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सपोज दिस इज योर होम। ये आपके होम की लोकेशन है एंड दिस इज योर स्कूल। करेक्ट? नाउ आप जब अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो आप कुछ इस रास्ते को फॉलो करते हैं। करेक्ट? आप
निकलते हैं, फिर आप जाते हैं ईस्ट की डायरेक्शन में, उसके बाद आप वापस से साउथ की डायरेक्शन में जाते हैं, फिर आप वेस्ट की डायरेक्शन में जाते हैं, करेक्ट? यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया आपने 5 किलोमीटर्स, यहाँ से यहाँ तक आपने ट्रैवल किया 3 किलोमीटर्स और यहाँ से यहाँ तक आपने फिर से 5 किलोमीटर्स ट्रैवल किया। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 5, 5, 10 एंड 13। 13 किलोमीटर्स आपने यहाँ तक ट्रैवल किया। दिस इज योर डिस्टेंस। इसमें आपका डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। इट इज डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। ये क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट हुआ आपका होम, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट, करेक्ट? नाउ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा होगा? ये स्ट्रेट लाइन। मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं। ये स्ट्रेट लाइन हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट? और ये कितना है? 3 किलोमीटर्स, करेक्ट? तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ? 13 किलोमीटर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 किलोमीटर्स। और इसको हम कुछ ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 3 किलोमीटर्स टू द डायरेक्शन ऑफ साउथ, करेक्ट? डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में और डीपली पढ़ने वाले हैं। देन कम्स योर स्पीड। स्पीड इज, व्हाट इज स्पीड? आपको पता ही होगा, डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट? नाउ इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट फॉर स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एसआई यूनिट, करेक्ट? मैं आपको एक न्यूमेरिकल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जस्ट अ सेकेंड। सपोज अ मैन इज राइडिंग अ बाइक। एक मैन बाइक चला रहा है, करेक्ट? और उसकी जो स्पीड है, लेट्स से अ मैन इज राइडिंग अ बाइक और वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 मीटर्स। ये वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, करेक्ट? और ये जो 10 मीटर्स है वो 5 सेकेंड्स में कवर कर रहा है, करेक्ट? 10 मीटर्स उसको कवर करने हैं और वो इस 10 मीटर को 5 सेकेंड्स में कवर कर रहा है। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी? तो द स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है आपका 10 मीटर्स और टाइम है आपका 5 सेकेंड्स। सो दिस विल कम्स आउट टू बी 2 मीटर per second. So this is what the speed is, correct? Now what is velocity? Speed plus direction. Suppose this man is traveling at a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्पीड। नाउ व्हाट इज velocity? It is man is traveling with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड in the direction of east। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि वो ईस्ट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, करेक्ट? कई जगह कई बार यहाँ पे डिग्रीज भी लिखा रहता है, करेक्ट? सो दिस इज व्हाट द वेलोसिटी इज। और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नॉट डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट? अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एक्सेलरेशन? क्या होता है? पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, with respect to time। क्या मतलब निकलता है इसका? आपकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, करेक्ट? लेट्स से मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूं। अब जाहिर सी बात है, जब मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, राइट? क्योंकि मैं मूव नहीं कर रहा हूं तो मेरी स्पीड भी 0 होगी, करेक्ट? उसके बाद मैं दौड़ना शुरू करता हूं और मेरी स्पीड बढ़ के हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, करेक्ट? ये मत सोचना कि मैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागता हूं, नहीं।
राइट। ओके, सो पहले मेरी स्पीड क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। मेरी जो पहली वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वो थी 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं। करेक्ट। ओके, नाउ जब मैंने दौड़ना शुरू किया तब मैंने एक स्पीड को अटेन कर लिया जो है 10 मीटर पर सेकेंड। राइट। इसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट। यहां तक कि आपको समझ में आया ना। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही मैंने दौड़ना शुरू किया, मैं पहले रेस्ट में था, और जैसे ही मैंने दौड़ना शुरू किया वैसे ही तो मैंने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को अटेन नहीं कर लिया होगा। जाहिर सी बात है, मुझे कुछ टाइम लगा होगा, थोड़ा समय लगा होगा इस स्पीड को अटेन करने के लिए। राइट। जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं तो आप एकदम से स्पीड तो नहीं पकड़ते हैं, वो स्पीड पकड़ने में थोड़ा टाइम लगाता है। राइट। चाहे वो साइकिल हो चाहे वो बाइक हो, वो स्पीड अटेन करने में टाइम लगाता है। उसी तरीके से मुझे थोड़ा टाइम लगा होगा 0 से 10 मीटर पर सेकेंड तक जाने के लिए। करेक्ट। सो लेट से मेरे को 0 से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को अटेन करने के लिए 5 सेकेंड का टाइम लगा। राइट। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब हम देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ये फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम। करेक्ट। अब जब आप इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे देन यू विल गेट योर एक्सेलरेशन। तो मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। और मेरा जो टाइम है, जो टाइम टेकन टू अटेन दिस मैक्सिमम स्पीड इज 5 सेकेंड। करेक्ट। नाउ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऊपर में न्यूमरेटर में आपका 10 मीटर पर सेकेंड बिकॉज दिस इज स्पीड, नीचे में आपका 5 सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन द रिजल्ट विल कम आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया आपको बात समझ में? ये सेकेंड स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि ऊपर भी डिनोमिनेटर में एक सेकेंड है और यहाँ पे भी एक सेकेंड है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो यूनिट है जो आपका निकल के आएगा वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, मीटर सेकेंड एंड -2 इन द पावर। करेक्ट। So this is what the acceleration is. What is acceleration? Rate of change of velocity with respect to time. Okay. Then comes your time. आपको पता ही होगा what is time. आपको जो समय जो बीत रहा है इसको हम टाइम बोलते हैं, और ज्यादा एक्सप्लेन इसको करने की जरूरत है नहीं। Then comes your direction. What is direction? जब आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है, टू द ईस्ट, टू द साउथ, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। करेक्ट। आई होप यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। राइट। ओके, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टडिंग हाउ फास्ट एन एथलीट रन्स एट एंड द पाथ ऑफ द मूवमेंट विदाउट वरिंग अबाउट द मसल फोर्स। दिस इज व्हाट द काइनेमेटिक्स इज। आप मसल कितना फोर्स लगा रहा है उसकी चिंता करे बगैर आप ये स्टडी कर रहे हैं कि वो कितना फास्ट रन कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो हमने काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर लिया है। राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन कम्स योर स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? इसका मोटा मोटा एग्जांपल मैंने पिछले स्लाइड्स में दिया है, हम फिर से इसको एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? अ स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, साइज और अमाउंट एंड नो डायरेक्शन। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैं आपको क्लियर कर देता हूं अभी। जैसे कि 10 किलोमीटर पर आवर, सो हियर द 10 इज मैग्नीट्यूड। करेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया 10 kgs, तो हियर द 10 इज मैग्नीट्यूड। राइट। मैंने आपको बता दिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो हियर द 25 इज योर मैग्नीट्यूड। करेक्ट। एंड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? जहां पे आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करते। जैसे कि अ बॉय इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपने ये डिटरमाइन नहीं किया कि वो किस डायरेक्शन में रनिंग कर रहा है, वो सिर्फ रनिंग कर रहा है। करेक्ट। so this is what the scalar quantity is. Okay, अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में आता है आपका मास, दैट इज 5 kg, कोई भी हो सकता है, 5 kg, 10 kg, दिस इज योर मास। kg is a unit to determine the mass. Correct. Then comes your time, distance, speed जो मैंने आपको बताया, टेम्परेचर,
एनर्जी, वर्क, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कोई शेप है, सपोज दिस इज अ क्यूब, और इस क्यूब के अंदर कितना स्पेस प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। करेक्ट। और इसकी जो यूनिट है वो मीटर क्यूब हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है। करेक्ट। ओके। वर्क, वर्क क्या होता है कि आपने कितना काम परफॉर्म किया है, उसको हम बोलते हैं वर्क। करेक्ट। इसका फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, जहां पे एफ होता है आपका फोर्स, एस होता है आपका डिस्टेंस, और कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन योर फोर्स एंड डिस्टेंस। करेक्ट। ओके। ये जो वर्क है ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बस मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है। करेक्ट। ओके। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस 100 मीटर, जिस मैंने आपको यहाँ पे डिटरमाइन नहीं किया है कि 100 मीटर वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ मैंने यहाँ पे स्पीड बताया है, डायरेक्शन मैंने नहीं बताया है। टेम्परेचर, टेम्परेचर तो ऑब्वियस सी है कि इसमें कोई डायरेक्शन होगा नहीं। एनर्जी, वर्क, वॉल्यूम, इन सारे यूनिट्स में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। दैट्स व्हाई दीज आर स्केलर क्वांटिटी। करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? A vector quantity has both magnitude and direction. करेक्ट। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ईस्ट। 10 मीटर वो जाने को कह रहा है और डायरेक्शन भी उसमें मेंशन किया हुआ है ईस्ट। राइट। वेलोसिटी, इसमें आपको बताया हुआ है कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाना है और कहाँ जाना है, नॉर्थ में जाना है। करेक्ट। सो दिस इज द डायरेक्शन, that's why this is velocity is vector quantity. Then comes your acceleration. What is acceleration? मैंने आपको ये बताया कि किस स्पीड से, किस रेट से वो चेंज हो रहा है। राइट। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द एक्सेलरेशन इज ग्रेविटी। राइट। नाउ वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी? इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस एक्सेलरेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ पे डायरेक्शन डिटरमाइंड है नीचे की तरफ। Correct. That's why acceleration is the vector quantity. Correct. Then comes force. What is force? जब आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स भी आप किसी डायरेक्शन में लगाते हैं तभी आपको आउटकम मिलेगा। करेक्ट। ये बॉक्स है, आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तभी ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस इज फोर्स। ओके। व्हाट इज मोमेंटम? हम अभी समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज मोमेंटम। जस्ट ए सेकेंड। ओके। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब इसके फॉर्मूला में ही वेलोसिटी आ रहा है एंड वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी। नाउ क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम दो ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग हो सकता है अगर उनके मासेस अलग अलग है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो भाग रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है, और उसका मास है 10 kgs। राइट। So here the momentum will come out to be 20 मीटर पर सेकेंड kg। ये हो जाएगा उसका मोमेंटम। एक और ऑब्जेक्ट है, वो भी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है लेकिन उसका मास है 5 kg। तो यहाँ पे इसका मोमेंटम निकल के आ जाएगा 10। करेक्ट। तो आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी ज्यादा है। राइट। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर आप एक साइकिल से टकराते हैं जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है कोई साइकिल, अगर आप उससे टकराते हैं तो आपको जरा सा इम्पैक्ट होगा, आपको ज्यादा चोट नहीं लगेगी। लेकिन आप कार से टकराते हैं और कार भी सेम स्पीड से चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर, तो शायद आपकी जान भी जा सकती है। तो दिस इज व्हाट द मोमेंटम इज। करेक्ट। ओके। व्हाट इज वेट? वेट, आप सभी का अपना अपना वेट होगा, 10 kgs, नॉट 10 kg, 70 kgs, 75 kg। तो व्हाट इज वेट? जो मास आपका फोर्स लगा रहा है अर्थ के अगेंस्ट, उसको हम बोलते हैं वेट। आई बात आपको समझ में? आपका जो वेट है वो अलग अलग प्लेनेट में डिफर कर सकता है। मार्स में आपका वेट अलग होगा क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल पुल अलग होता है।
इसको हम और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो आपको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। जब आपको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है तो आप एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं जमीन पे, करेक्ट? इसी को हम बोलते हैं वेट। आपका जो मास जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जमीन पे, उसी को हम क्या कहते हैं? वेट। देन कम्स योर टॉर्क। टॉर्क में पहले ही मैंने आपको बता चुका है, ये सर्कुलर डायरेक्शन में फोर्स को एक्सर्ट करता है, करेक्ट? इसलिए आपका टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी में आता है, करेक्ट? यहां तक कि क्या आपको चीजें समझ में आई? वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेट एंड टॉर्क। क्लियर? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहले एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट कम्स अंडर द स्केलर क्वांटिटी। आपकी स्केलर क्वांटिटी में आता है आपका मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क एंड वॉल्यूम। हमने सभी को ब्रीफली स्टडी कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस के आप जवाब दीजिए मुझे। ओके, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? करेक्ट? ओके, अभी हम देखते हैं टॉर्क। क्या टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है? यस, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम, क्या मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है? यस, मोमेंटम इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, करेक्ट? एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है? यस, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, क्या टेम्परेचर वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, टेम्परेचर आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे जिस ऑप्शन में टेम्परेचर है, ऑप्शन नंबर 4, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली ऑप्शन नंबर सी, इसमें 1 2 3 ओनली। टॉर्क, मोमेंटम, एक्सेलरेशन। इजी, आसान था ये। ओके, ये किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं आया हुआ था, ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है। ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, ये है पहल का क्वेश्चन। This question was asked in CUT PG 2024. Pause the video and solve the question. ओके, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। क्या कह रहा है? दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट गलत साबित होता है। ओके, फिर दूसरा कह रहा है वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एब्सोल्युटली रॉन्ग, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत साबित होता है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। इजी, बहुत आसान था ये। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कम्स फोर्स। फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? Definition of force. Force is a pull or push that can change the shape, size, direction or state of motion of an object. क्या समझ में आया? पुल, फोर्स एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसा फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो आपके शेप, साइज, डायरेक्शन और स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकता है, करेक्ट? जैसे कि आपने आटा गूंथा होगा रोटी बनाने के लिए, राइट? तो जब आप आटे पे प्रेशर लगाते हैं तो क्या आटा अपना शेप चेंज कर लेता है? लेट्स से योर डो इज लाइक दिस। जब आप इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो इस डो का शेप चेंज हो जाता है एंड इट लुक्स समवॉट लाइक दिस, करेक्ट? सो हियर यू कैन सी फोर्स कैन चेंज दी शेप, राइट? ओके, क्या आप फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। जो डो आपको इतना बड़ा नजर आ रहा है, क्या आप उसको इतना सा कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है ये। तो क्या फोर्स साइज को चेंज कर सकता है? बिल्कुल चेंज कर सकता है। अगर आप प्रेशर लगाएंगे किसी के ऊपर तो वो अपना साइज भी चेंज कर सकता है। नाउ डायरेक्शन, क्या फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है? यस, फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज, किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज क्रिकेट, राइट? जब बॉलर बॉल फेंकता है एक बैट्समैन की तरफ, तो बैट्समैन एक फोर्स अप्लाई करता है अपने बैट से बॉल में, और इस वजह से बॉल का डायरेक्शन चेंज होता है और बॉल बाउंड्री की तरफ चले जाती है, करेक्ट? आई होप आपको समझ में आया होगा। आप हॉकी से भी इसका परफेक्ट एग्जांपल ले सकते हैं। जब बॉल आती है
प्लेयर की तरफ, एक हॉकी प्लेयर उसको टच करता है और डिफ्लेक्ट कर देता है किसी दूसरे डायरेक्शन में। अपने प्लेयर को पास भी कर सकता है या फिर वो गोल अटेम्प्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हॉकी स्टिक ने और हॉकी स्टिक्स के थ्रू प्लेयर ने बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दिया, करेक्ट? और स्टेट ऑफ मोशन, क्या आप फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं? यस। कोई बॉल है, वो सिंपली स्टैटिक पोजीशन पे बैठा हुआ है, करेक्ट? एक फुटबॉल प्लेयर आता है और इस बॉल पे किक मारता है, तो बॉल जो पहले रेस्ट में थी वो अब मोशन में आ जाती है, करेक्ट? इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक बॉल है जो आपकी तरफ लुढ़कते हुए आ रही है। अब जैसे ही यहाँ पे अपना पैर लगाएंगे, विच मीन्स जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो बॉल मोशन से रेस्ट में आ जाएगा, करेक्ट? सो हियर यू कैन सी द फोर्स कैंट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, करेक्ट? स्टेट ऑफ मोशन के दो टाइप होता है, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन, करेक्ट? तो फोर्स लगा के आप स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज दिस सिंपल डेफिनेशन? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी which produces or tends to produce motion, rest और change in motion of a body, जो हमने अभी पढ़ा। वो मोशन पैदा कर सकता है, रेस्ट ला सकता है और मोशन में चेंज लेके आ सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं उसको? फोर्स। ओके, की पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, ओके, हमने अभी पढ़ा। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट? अगर कोई बॉल है जो कम स्पीड से ट्रैवल कर रही है, अगर आप जैसे ही उसमें किक मारेंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, करेक्ट? ओके। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यस, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया, बॉलिंग का एग्जांपल दिया। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैंने अभी आपको आटे के एग्जांपल से बताया है। दिस इज व्हाट द फोर्स इज, करेक्ट? अभी हम पढ़ते हैं व्हाट इज टाइप्स ऑफ फोर्स, करेक्ट? ओके, तो फोर्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट फोर्सेस को यहाँ पर रखा हुआ है जो आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल होने वाले हैं, करेक्ट? ओके, व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स, आपकी जो मसल्स जो फोर्स अप्लाई करते हैं, हम उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, जिसमें आता है आपका पुशिंग अ टेबल, लिफ्टिंग अ बैक। इन सभी काम को करने के लिए आपके मसल्स फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट? ओके, देन कम्स योर फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। क्या मतलब होता है? आपने किसी बॉल को रोल किया किसी सरफेस पे, एक टाइम के बाद वो बॉल रेस्ट में आ जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो रेस्ट में आया है तो मतलब किसी ना किसी ने फोर्स अप्लाई किया है। तो कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ है? दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स, जो ग्राउंड अप्लाई किया है, जिसकी वजह से आपका बॉल रेस्ट में आया है, करेक्ट? इसका एग्जांपल आप वॉकिंग ले सकते हैं, ब्रेकिंग अ साइकिल। जब आप साइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो इनडायरेक्टली वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ही अप्लाई होता है। आपके ब्रेक्स आपके टायर को रोकने की कोशिश करते हैं, और टायर कैसे रुकता है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, करेक्ट? देन कम्स योर नॉर्मल फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है नॉर्मल फोर्स? फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस परपेंडिकुलर टू एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन इट। क्या मतलब निकलता है इसका? जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, यहाँ पे जमीन के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, राइट? इस ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, करेक्ट? नाउ अभी कितना फोर्स जमीन में एक्सर्ट कर रहा है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। नाउ यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, और जो एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ पुल हो रहा है, वो है योर ग्रेविटी, करेक्ट? इसको हम और इजी समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दिस इज योर सरफेस, करेक्ट? और इस ऑब्जेक्ट का मास है m, लेट सपोज m इस ऑब्जेक्ट का मास है, और इसको कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और वो क्या है? वो है योर ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटी आपके एक्सेलरेशन के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो ये किस फोर्स से नीचे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? दैट इज योर mg। mg फोर्स से यहाँ पे ये फोर्स को नीचे एक्सर्ट कर रहा है, करेक्ट? जितना फोर्स ये ऑब्जेक्ट जमीन पर लगा रहा है, उतना ही फोर्स जमीन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है, mg फोर्स, करेक्ट? इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या आपको समझ में आया? फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस
परपेंडिकुलर टू एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन इट। करेक्ट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको मैं एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से दिस इज अ टेबल और टेबल के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है नीचे। करेक्ट। और उस फोर्स का नाम है mg। m इस ऑब्जेक्ट का मास है और g है ग्रेविटेशन। mg फोर्स से ये ऑब्जेक्ट नीचे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। क्योंकि अगर ये फोर्स नीचे एक्सर्ट कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिर जाना चाहिए। वो नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्यों? क्योंकि एक फोर्स है जो टेबल इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है और टेबल इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उतना ही फोर्स टेबल भी एक्सर्ट कर रहा होता है। इस वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। करेक्ट। तो जितना फोर्स सरफेस एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस परपेंडिकुलर टू एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन इट। करेक्ट। समझ में आया होगा आपको यहाँ तक? ओके। देन कम्स योर टेंशन फोर्स। व्हाट इज टेंशन फोर्स? फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू अ रोप, स्ट्रिंग और केबल। क्या मतलब निकलता है इसका? आप टग ऑफ वॉर खेले होंगे, फिजिकल एजुकेशन की स्टूडेंट है आप। तो टग ऑफ वॉर में क्या होता है, एक रोप होती है और दो टीम्स होते हैं जो एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं रोप की हेल्प से। तो जो फोर्स आप रोप में एक्सर्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। आया आपको बात समझ में? जो फोर्स आप रोप में एक्सर्ट कर रहे हैं, जो कंटिन्यूअस फोर्स है, उसी को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो आसान समझ में आया आपको? जैसे कि आप कुएं से पानी भरते हैं, तो ये है सपोज दिस इज योर वेल। यहाँ पे एक घिर्री लगी हुई होती है जिसके थ्रू एक रोप अंदर जाती है जिसमें आपका बाल्टी फिट होता है। करेक्ट। तो ये जो आपकी बाल्टी है, बकेट है, ये जितना फोर्स एक्सर्ट करता है रोप के ऊपर उसी को हम बोलते हैं टेंशन। करेक्ट। दिस इज व्हाट द टेंशन फोर्स इज। फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू अ रोप, स्ट्रिंग और अ केबल। ओके, क्लियर? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Then comes your applied force. What is applied force? Force applied by a person or object. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब आप चेयर को मूव करते हैं तो यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। करेक्ट। जब आप बाइसिकल को रन करते हैं तब आप फोर्स अप्लाई करते हैं पेडल्स में, सो दैट इज अप्लाइड फोर्स। इजी। ओके। देन कम्स योर एयर रेजिस्टेंस, जिसको हम ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ये? अपोजेस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू एयर। जब आप रनिंग कर रहे हैं, जब आप रनिंग करते हैं तो एक एयर का भी फोर्स है जो आपके ऊपर लगता है। इसी को हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स। जितने भी प्लेन्स होते हैं आपने देखा होगा उनके जो शार्प, उनके जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होते हैं वो काफी शार्प होते हैं लाइक दिस। वो क्यों होते हैं? ताकि एयर रेजिस्टेंस उनके ऊपर कम से कम बना रहे। आपने देखा होगा जितने भी फाइटर जेट्स होते हैं या जितने भी नॉर्मल कमर्शियल प्लेन्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं आगे की तरफ से। दिस इज योर फ्रंट एरिया और वो कुछ ऐसे होते हैं लाइक दिस। तो ये जो शार्प एज जो बना हुआ होता है प्लेन्स के ऊपर, ये क्यों बना होता है? ताकि ये एयर रेजिस्टेंस को कम कर सके, इसलिए बना होता है। करेक्ट। देन कम्स योर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। करेक्ट। जैसे कि ये है m1 ऑब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट m2। तो इन दोनों के बीच में भी कोई फोर्स लग रहा होता है एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है योर ग्रेविटी। ये एक बहुत बड़ा मास है जिसको हम बोलते हैं अर्थ। ये एक छोटा सा मास है जिसको बोलते हैं ये कोई बॉल है। और ये जो अर्थ है ये इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन कम्स योर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? अभी हम समझते हैं। फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इन अ सर्कुलर मोशन, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बेस्ट एग्जांपल है जब आप रस्सी में, किसी रस्सी में एक पत्थर को बांध के जब आप घुमाते हैं तो वो कुछ इस सर्कुलर पाथ में घूमता है। करेक्ट। तो ये जो रस्सी है ये इस पत्थर के ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स डाल रहा होता है जिसकी वजह से ये पत्थर सर्कुलर मोशन में घूम पा रहा है। अगर ये रस्सी फोर्स ना डाले तो ये पत्थर चले जाएगा यहाँ से। करेक्ट। और ये सर्कुलर पाथ को ये पूरा नहीं करेगा। तो ये जो फोर्स है जो अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ लग रहा होता है, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। करेक्ट। देन कम्स योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या होता है? ऐसा फोर्स जो सेंटर के अपोजिट में एक्ट करता है, हम उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपेरेंट आउटवर्ड फोर्स इन अ सर्कुलर मोशन।
आप जब भी बस में बैठे होंगे या कार में बैठे होंगे, जब भी कार कोई शार्प टर्न लेती है, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप अगेंस्ट दरवाजे के साइड आपको एक फोर्स महसूस होता है। उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट? आप ट्रेन में भी देखेंगे, जब आप ट्रेन में बैठे होंगे, द बेस्ट एग्जांपल इज जब आप मेले में जाते होंगे किसी भी फेयर में, तो वहां पे एक झूला होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक डांस। जब आप उसमें बैठते हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, तो आपको फील होता है कि आप एक फोर्स है जो बाहर की तरफ आपको लग रहा होता है, करेक्ट? आपको ऐसा लगता है कि अगर ये दरवाजा खुल जाए तो आप बाहर फेंका जाएंगे। सो दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड इन अ सर्कुलर मोशन, करेक्ट? यहां तक क्या आपको समझ में आया? देन कम्स योर बॉयंट फोर्स। क्या होता है बॉयंट फोर्स? जिसको हम अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। जैसे कि सपोज ये कंटेनर है, करेक्ट? और इस कंटेनर में यहां तक वाटर फिल्ड है, राइट? और इस कंटेनर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, करेक्ट? नाउ अब जाहिर सी बात है ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। तो ग्रेविटी इसको नीचे पुल करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक फोर्स फ्लूइड भी एक्सर्ट करता है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है अगेंस्ट दी ग्रेविटी। इसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप एक बाल्टी लीजिए, आप उसको उठाने की कोशिश कीजिए पानी के बाहर, तो आपको बहुत ही ज्यादा भारी लगेगा। लेकिन आप इसी बाल्टी को अंदर डालिए पानी के, करेक्ट? तो ग्रेविटी तो यहाँ पे इसको खींचेगी ही, लेकिन एक अप थ्रस्ट फोर्स भी इसके ऊपर अप्लाई होगा जो वाटर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से पानी के अंदर इस बाल्टी को उठाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, करेक्ट? सो व्हाट इज बॉयंट फोर्स? फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट, करेक्ट? जो पानी जो फोर्स एक्सर्ट करता है, फ्लूइड जो फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करता है, करेक्ट? देन कम्स योर थ्रस्ट, फोर्स अप्लाइड इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, करेक्ट? ये सरफेस है और सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। ये किस में देखने को मिलता है? रॉकेट। जब भी रॉकेट लॉन्च होता है आपने देखा होगा वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है, एक आग जैसा निकलता है, दैट इज योर थ्रस्ट, करेक्ट? देन कम्स योर shear force. What is shear force? Force acting parallel to the surface or cross sectional of a material causing one part slight relative to the other. क्या होता है? सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है इससे जुड़ा हुआ। जब ये ऑब्जेक्ट इस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करता है तब हम बोलते हैं उसको shear force। यहाँ पे जो फोर्स है वो पैरेलल एक्ट करता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये पैरेलली एक्ट कर रहा है और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं shear फोर्स। क्लियर? क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट जून 2025। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। हमने जितने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है उसके बेसिस पे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज टेंशन। कंप्रेशन हमने पढ़ानी है, टॉर्जन हमने पढ़ानी है। हम सबसे पहले जो हमने पढ़ा है हम उसकी तरफ नजर डालते हैं। हमने पढ़ा है टेंशन। व्हाट इज टेंशन? ट्विस्टिंग फोर्स अराउंड अ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, नहीं ये टेंशन नहीं होता। फोर्स प्रेसिंग और स्क्वीजिंग एक्सियली, नहीं ये भी टेंशन नहीं होता। फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू अ सरफेस, नहीं। पुलिंग फोर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्ट्रक्चर, दिस इज योर टेंशन, करेक्ट? ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे टेंशन क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो पुलिंग फोर्स होता है जो किसी रोप में लगता है हम उसको बोलते हैं टेंशन, करेक्ट? तो यहाँ पे हो जाएगा बी का 4। अब यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं जो बी 4 से सेटिस्फाइड है? बी 4। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो हमारे अजम्पशन से सेटिस्फाइड है और यहीं पे आपको आंसर मिल जाता है, करेक्ट? लेकिन हमको बाकी के ऑप्शंस भी सॉल्व करने हैं। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है शेयर फोर्स। क्या होता है शेयर फोर्स? ट्विस्टिंग फोर्स नहीं, प्रेसिंग नहीं, फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस, इसको हम बोलते हैं शेयर फोर्स, करेक्ट? सो यहाँ पे सी का हो जाएगा 3, राइट?
लेकिन हमने फर्स्ट ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया था। करेक्ट। अब हम बाकी के जो बचे ऑप्शंस हैं जिसको हमने नहीं पढ़ा है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। कंप्रेशन, वेरी इजी। जब आप किसी चीज को कंप्रेस करते हैं, हम उसी को कंप्रेशन बोलते हैं। क्या होता है कंप्रेशन? फोर्स प्रेसिंग और स्क्वीजिंग एक्सियली, इसी को हम बोलते हैं कंप्रेशन। राइट। सो हो जाएगा ए का हमारा 2। देन कम्स योर टॉर्जन। व्हाट इज टॉर्जन? जब आप किसी चीज को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, हम उसको बोलते हैं टॉर्जन। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, जब आप इसको एक्सियली ट्विस्ट घुमाने की कोशिश करते हैं, सपोज ये जो ऊपरी हिस्सा है इसको आप इधर ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, और जो निचला हिस्सा है इसको आप इधर ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्जन फोर्स। तो डी का हो जाएगा 1, ट्विस्टिंग फोर्स अराउंड अ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। इजी, आसान था ये। दिस क्वेश्चन वाज ऑफ यूजीसी नेट क्वेश्चन। आई होप आपसे सॉल्व हुआ होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ न्यूटन। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन? इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, और ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। क्या कहता है ये? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। क्या कह रहा है? एक ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, until and unless an external force is applied on it। क्या मतलब निकलता है ऐसा इसका? एक बॉल है, अगर आप इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉल रोल करना शुरू कर देता है। ये कब तक के रोल करेगा? जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होता जिससे रेस्ट में आ जाए। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो अपने आप रेस्ट में आ जाता है। नहीं, ये अपने आप रेस्ट में नहीं आता। मैंने आपको बताया है कि इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये बॉल रेस्ट में आ जाता है। अगर इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ना करे तो ये बॉल कभी भी नहीं रुके। करेक्ट। एक और परफेक्ट एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, आर प्लैनेट्स। हमारे प्लैनेट्स कंटिन्यूअली घूमते रहते हैं, उनके ऊपर कोई फोर्स ही अप्लाइड नहीं होता, इसलिए वो रुकते ही नहीं है। करेक्ट। वो तभी रुकेंगे जब उनके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, और इतनी बड़ी कोई फोर्स है नहीं जो पृथ्वी को, ब्रह्मांड को रोक सके। करेक्ट। ओके, ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि एक और एग्जांपल, अगर ये बॉल है, ये जमीन पर रखी हुई है, ये रेस्ट पे ही रहेगी हमेशा। ये तभी मूव करेगी जब तक के इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगा। करेक्ट। जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा ये तभी मूव करेगा, बिना फोर्स के ये मूव नहीं होने वाला है। आपको इस बात समझ में? ओके, मीनिंग देखते हैं हम। इफ नथिंग पुशेस और पुल्स एन ऑब्जेक्ट इट विल नॉट चेंज इट्स मोशन। आया आपको बात समझ में? अगर जो रेस्ट है वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। करेक्ट। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल स्टेज देयर अंटिल यू पुश इट। राइट। कोई बुक है वो टेबल में रखी हुई है, वो टेबल में ही रखी रहेगी जब तक कि कोई आके उसको उठा के पढ़ेगा नहीं। आया आपको बात समझ में? कोई उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तब तक कि वो बुक टेबल पे ही रहेगी। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। और सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन को हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ये कहता क्या है हम अभी ये समझने की कोशिश करते हैं। The rate of change of momentum of an object is directly proportional to applied force and takes place in the direction of that force। क्या मतलब निकलता है इसका? हम अभी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई किया गया है। करेक्ट। अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल करेगा। करेक्ट। अगर आप इसके ऊपर कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करेगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। करेक्ट। ऐसा नहीं होगा कि आप इसके ऊपर कम फोर्स अप्लाई करेंगे और ये ज्यादा ट्रेवल कर जाएगा। नो, डेफिनेटली नॉट। करेक्ट। आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ये ऑब्जेक्ट उतना एक्सेलरेशन अटेन करेगा और उतना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। इसको हम बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। यहां पे इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं अभी आपको क्लियर करता हूं। दैट फॉर्मूला इज, मैंने यहाँ पे आपको बताया था, फोर्स इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इसको हम एक इक्वेशन से डिनोट करते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, टू द एक्सेलरेशन। आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। करेक्ट। जब हम इस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमको यहाँ पे लेना होता है एंड दैट कांस्टेंट इज योर मास। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। करेक्ट। नाउ द थिंग इज, अगर आपका किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि उसमें फोर्स ज्यादा अप्लाई किया गया है। करेक्ट। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो तो फोर्स वहां पे कम हो जाता है, विच मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास बहुत ज्यादा है तो आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको ज्यादा एक्सेलरेशन अटेन करवाने के लिए। ओके। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एब्रीवेशंस, F इज इक्वल्स टू फोर्स, M इज इक्वल्स टू मास एंड A इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। करेक्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? मोर फोर्स मोर एक्सेलरेशन। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। मोर मास लेस एक्सेलरेशन। अगर आपके ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट कम एक्सेलरेट करेगा। करेक्ट। जैसे कि एक इंसान है, वो है 50 केजीज का, तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा एक्सेलरेट कर लेगा क्योंकि इसका वेट कम है। लेकिन अगर कोई इंसान है वो है 120 केजीज का, तो जाहिर सी बात है ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करने वाला। करेक्ट। क्योंकि इसको एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत है। ओके। ओके। इट इज इजियर टू किक ए फुटबॉल देन अ हैवी स्टोन। आप फुटबॉल को आसानी से किक कर लेंगे, क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। लेकिन स्टोन का मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको किक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। करेक्ट। आई होप आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंदी। करेक्ट, क्योंकि मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ओके। व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन? इसको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या मतलब होता है इसका? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। करेक्ट। जैसे आप इस बॉल को ड्रॉप करते हैं, आप कोई बॉल को, सपोज दिस इज बास्केटबॉल। करेक्ट। जब आप इस बॉल को नीचे ड्रॉप करते हैं तो ये जिस वेलोसिटी से, जिस इंटेंसिटी से ये हिट करता है ग्राउंड को, ग्राउंड भी उसको उसी इंटेंसिटी से हिट करती है। इस वजह से ये बॉल वापस से बाउंस बैक करता है। आया बात समझ में? जिस फोर्स से ये ग्राउंड को हिट करता है, ग्राउंड भी उसको उसी फोर्स से हिट करती है। इसकी वजह से बॉल वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे चले जाता है। नाउ आपके मन में का डाउट आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। वो ये कि आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी बॉल को किसी एच हाइट से ड्रॉप करते हैं, सपोज दिस इज दी एच हाइट, और आप किसी बॉल को एच हाइट से नीचे ड्रॉप करते हैं, तो ये बाउंस करने के बाद वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे नहीं पहुंचता है, ये थोड़ा नीचे रह जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो सरफेस है वो इक्वल फोर्स एक्सर्ट नहीं किया? नहीं, वो किया है, लेकिन ये प्रीवियस हाइट अटेन क्यों नहीं कर पाया? वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये जब बाउंस करता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट और साउंड इसमें लॉस हो जाती है। इस वजह से इसके पास उतनी एनर्जी नहीं बचती जिससे वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन को अटेन कर ले। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मीनिंग क्या है? व्हेन वन ऑब्जेक्ट pushes another, the second object pushes back with equal force in opposite direction। क्या मतलब निकलता है? जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी अपोजिट डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को पुश करता है। करेक्ट। यही होता है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। ओके। एग्जांपल है वॉकिंग। योर फीट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड। जब आप वॉक करते हैं तब आपका फीट आपके ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करता है। फिर जो ग्राउंड है, द ग्राउंड पुशेस यू फॉरवर्ड। क्लियर? ओके। गन जब रिकॉइल होता है फायर के बाद, ये भी एक एग्जांपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। जैसे कि जब आप गन फायर करते हैं तो बुलेट तो आगे निकल जाती है, लेकिन एक बैकवर्ड फोर्स भी वो देके जाती है, उसी को हम बोलते हैं रिकॉइल। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज दी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। ओके। फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, एंड थर्ड लॉ को हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। क्लियर? ओके। This question was asked in COT PG 2023, and this question is directly based on the concept which we have studied right now. Okay, pause the video and solve the question. Okay, very easy question. I hope आपसे solve हुआ होगा। क्या कह रहा है? Newton's first law of motion is also known as, क्या बोलते हैं हम उसको? It is law of inertia। बहुत ही ज्यादा आसान। Law of acceleration is your second law of motion,
and action law of reaction is your third law of motion. Correct? Easy? Okay, let's move forward. Okay, this question was asked in COT PG 2024 and this is also very easy question. Pause the video and solve the question. ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। अभी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है ये? अ प्लेयर हु अप्लाइज मोर फोर्स एंड टॉसेस द शॉट पुट एट द करेक्ट एंगल हैज ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्या कह रहा है कि जो प्लेयर राइट एंगल में ज्यादा फोर्स लगाता है वो शॉट पुट ज्यादा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है ऑफ द शॉट पुट, वेयर एज a player who exerts less force has lesser displacement of shot put. Okay, जो player less force लगाता है वो less displacement भी travel करता है. Which of the following law is applicable in the above statement? कौन सा law applicable है? Second law of Newton और उसको हम बोलते हैं law of acceleration. Easy, आसान था ये. Okay, I hope आपसे solve हुआ होगा. Let's move forward. Okay, this question was asked in COTPG 2024. Pause the video and solve the question. Okay, I hope आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। अभी हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है, दिस इज द लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में उसका डिस्क्रिप्शन है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो सबसे इजी आपको लग रहा है आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे लिस्ट 1 में सबसे इजी लग रहा है वेलोसिटी, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन फाइंड करने की कोशिश करूंगा। वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, ये होता है आपका वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे हो जाएगा डी का 2। करेक्ट, डी का हो जाएगा 2। कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो डी 2 से सेटिस्फाइड है? ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 2 और 3 यहाँ पे गलत साबित होते हैं। ओके, लेट्स एलिमिनेट दिस। ओके, व्हेन कम्स, हम सबसे पहले देखते हैं मास को। व्हाट इज योर मास? रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, उतना ज्यादा ये करेक्ट है नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ये हो चुका है। मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन और लोड नहीं। क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, ये होता है आपका मास। आपका इनर्शिया एक्चुअल में होता क्या है? इनर्शिया आपका मास ही होता है जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट है वो अपने स्टेट में रहने की कोशिश करता है। करेक्ट, अगर आपका मास ज्यादा होगा तो आपका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। करेक्ट, अगर आपका मास ज्यादा होगा तो आपका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, विच मीन्स हायर रेजिस्टेंस टू चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। करेक्ट, ओके, तो मास होता है आपका क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, तो ए का हो जाएगा 4। A4 B2 से कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाइड है? ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत होता है। ओके, सिर्फ दो ऑप्शंस को आप, सिर्फ दो कॉलम्स को मैच करके आप अपने आंसर तक पहुंच गए। ओके, आगे भी देखते हैं। व्हाट इज इनर्शिया? रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, दिस इज द इनर्शिया। आप मोशन में जो चेंज लेके आ रहे हैं उसके लिए जो रेजिस्टेंस जो पैदा होता है उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मूवमेंट में है तो मूवमेंट में ही रहेगा। करेक्ट, सो दिस इज द इनर्शिया। ओके, देन कम्स योर फोर्स। बी का हो जाएगा 1, बी 1, और सी का हो जाएगा आपका, सी का हो जाएगा 3। मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, दिस इज फोर्स। मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन और लोड, इसको हम बोलते हैं फोर्स। सी का 3। इजी, आसान था। आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द अनदर क्वेश्चन। ओके, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नहीं है तो मैं आपको इस स्लाइड में इस कॉन्सेप्ट को बता देता हूं। जस्ट ए सेकेंड, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन फिजिक्स। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। करेक्ट, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट, हाफ इज अ न्यूमेरिकल, एम स्टैंड्स फॉर मास एंड वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रही होती है ड्यूरिंग द मोमेंटम, ड्यूरिंग द मोशन, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी।
एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इसको हम स्टोर्ड एनर्जी भी बोलते हैं। स्टोर्ड एनर्जी, जो एनर्जी आपके अंदर स्टोर्ड होती है और वो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी में बदलने वाली है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि सपोज एक मैं खड़ा हूं 30 फीट के उसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर। इस बिल्डिंग की हाइट है 30 फीट और मैं यहाँ पे टॉप में खड़ा हुआ हूँ, करेक्ट। और मेरा मास है मान लो m, ठीक है। अब मैं इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ, तो एक हाइट में मैं खड़ा हूँ जमीन से, करेक्ट। अगर मैं यहाँ से गिरूंगा तो मैं मेरी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। कैसे? मैं यहाँ पे अभी रेस्ट में हूँ, जैसे ही मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा मैं यहाँ से गिरने लग जाऊंगा और मैं मोशन में आ जाऊंगा। आई बात समझ में? जितना ऊपर मैं रहूंगा मैं उतने ही ज्यादा स्पीड से नीचे की तरफ आऊंगा। क्लियर? इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है एम जी एंड एच। एम स्टैंड्स फॉर मास, जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशन और एच स्टैंड्स फॉर हाइट, कि आप जमीन से कितनी ज्यादा हाइट पे खड़े हैं। अगर मैं जमीन में ही खड़ा होता तो यहाँ पे मेरा हाइट हो जाता 0 और मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती 0, क्योंकि वहां से गिरने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं कोई हाइट अटेन कर लूंगा तो वहां पे हाइट की वजह से मेरे अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जिसको हम स्टोर्ड एनर्जी भी बोलते हैं, करेक्ट। अगर मैं वहां से गिरूंगा तो मैं हायर रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी से नीचे की तरफ जाऊंगा। दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको समझ में आएगा, एटलीस्ट आपको फॉर्मूला तो समझ में आएगा। इसके बहुत बड़े डेरिवेशन है फिजिक्स में, वो रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए, करेक्ट। हमारे लिए सिर्फ इतना ही समझना जरूरी है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², and what is potential energy? It is mgh, correct. M stands for mass, G stands for gravitational and H stands for height. Okay, अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसका फॉर्मूला ABCD। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? इट इज हाफ mv²। तो A का हो जाएगा 1। यहाँ पे कितने ऑप्शन है जो A1 से सेटिस्फाइड है? सिर्फ एक। ओके, यहाँ पे आपको इसका इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। ओके, हम आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट इज mgh, करेक्ट। तो बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा मोमेंटम। मैंने आपको बताया व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। m स्टैंड्स फॉर मास, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। तो सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा म्यू इंटू आर, करेक्ट। दिस इज योर आउट ऑफ सिलेबस, तो आप इसको याद रख लीजिए। And you will be amazed to know this that this question was asked in UGC NET September 2024. राइट? इजी था, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा और उस कॉन्सेप्ट की वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इजी हो गया। तो यूजीसी नेट में इतने आसान क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक जो हवा बना हुआ कि यूजीसी नेट में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, हाँ आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और अपने नेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। This is the another question. This question was asked in COT PG 2024 and this is a bit tricky question. Pause the video and solve the question. Okay, I hope आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। Let's find the solution. Okay, what is frictional force? Frictional force occur between two surface in contact when one slide or tend to slide over the other. Okay, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द फ्रिक्शनल फोर्स? कौन से फैक्टर्स है जो फ्रिक्शनल फोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? इसका मतलब यह है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ओके, देखते हैं हम ऑप्शंस में। फ्रिक्शन इज लार्ज फॉर मटेरियल दैट स्ट्रांगली इंटरैक्ट। हाँ बिल्कुल सही है, जो सरफेस स्ट्रांगली इंटरैक्टेड है उनमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। लेट्स सपोज दिस इज द फ्रिक्शन ऑफ द फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज द फ्रिक्शन ऑफ द अनदर सरफेस। तो यहाँ पे आपको रफनेस बहुत ज्यादा नजर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस ऐसा है कुछ और दूसरे ऑब्जेक्ट का सरफेस भी कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे रफनेस कम है, इसी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन भी बहुत कम होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो हमारा सही होता है। तो हमको उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जहाँ पे ए ऑप्शन सही नहीं है। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज एलिमिनेटेड। ओके, देन कम्स फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस क्वालिटी एंड सरफेस फिनिश। क्या ये बात सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट।
जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल भी सही है। फ्रिक्शन आपके सरफेस क्वालिटी पे डिपेंड करता है और सरफेस फिनिश पे भी डिपेंड करता है। ओके, व्हेन कम्स योर सी, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन टोटल सरफेस एरिया। आपको इस चीज को नोट डाउन कर लेना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। करेक्ट, फ्रिक्शन लार्जली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सरफेस एरिया। करेक्ट, जो फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है, जो मैंने न्यू आ रहा है यहाँ पे आपको बताया है, वहां पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे एरिया का तो कोई जिक्र ही नहीं है। करेक्ट, तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है आपका सरफेस का नेचर कैसा है। करेक्ट, अगर कोई सरफेस है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, तो आप इसका एरिया कितना भी क्यों ना बढ़ा दो, फ्रिक्शन उतना ही रहने वाला है। करेक्ट, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी गलत होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे गलत साबित हो जाएगा। करेक्ट, ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन। ओके, अब हमारा लास्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस एरिया। बिल्कुल सही, आपका जो सरफेस एरिया उसका नेचर कैसा है उस पे आपका फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपके सही ऑप्शंस हुए ए बी डी। करेक्ट ऑप्शन इज दिस। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है स्टेटमेंट ई, यहाँ पे तो स्टेटमेंट ई है ही नहीं, तो एनटीए से भी कई सारी गलतियां होती है। करेक्ट, ओके, तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा सही साबित होता है। आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बट यू नीड टू नो दिस, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टोटल सरफेस एरिया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट आता है जहां से सीयूटीपीजी में क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन बट आपको ये समझना जरूरी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव्ड है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। करेक्ट, ओके, नाउ ये लॉ क्या कहता है ये हमको भी समझने की कोशिश करनी है। ओके, व्हेन टू नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, अगर कोई सिस्टम है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स है, दिस इज द ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट 2, और इसमें और कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। करेक्ट, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस मींस टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मेरे को पता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं हूं ना समझाने के लिए। ओके, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। करेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट 2। करेक्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और टकराने वाले हैं। इजी समझ में आया आपको? ये ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आके टकराने वाले हैं। करेक्ट, नाउ इस ऑब्जेक्ट का मास भी होगा। लेट्स से ऑब्जेक्ट 1 का मास है m1 और ऑब्जेक्ट 2 का मास है m2। करेक्ट, ओके, अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, विच मीन्स इनके पास कोई वेलोसिटी भी होगी। करेक्ट, सो लेट्स से इनकी वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी है v1, आई एम सॉरी, ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी है u1 और ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी है u2। करेक्ट, तो यहां पे दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम विल बी, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी m1 u1। करेक्ट, और द मोमेंटम ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इज m2 u2। ये दोनों ऑब्जेक्ट की मोमेंटम है। करेक्ट, मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक, मैंने यहां तक आपको क्या बताया है? दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 का मास है m1, ऑब्जेक्ट 2 का मास है m2, और क्योंकि इन दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो इन दोनों के अंदर मोशन है। और ऑब्जेक्ट 1 का जो वेलोसिटी है वो है u1 और ऑब्जेक्ट 2 का वेलोसिटी है u2। तो इस हिसाब से इन दोनों की मोमेंटम क्या हो जाएंगे? मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विल बी m1 u1 एंड मोमेंटम ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट विल बी m2 u2। नाउ टोटल मोमेंटम कितना हुआ? ऑब्जेक्ट 1 का मोमेंटम प्लस ऑब्जेक्ट 2 का मोमेंटम क्या होगा? टोटल मोमेंटम p टोटल ये होगा m1 u1 प्लस m2 u2। करेक्ट, यहां पे नजर नहीं आ रहा है, मैं इसको क्लियरली और प्रोमिनेंट तरीके से लिखता हूं, जस्ट ए सेकेंड। ओके, मोमेंटम टोटल, ये टकराने से पहले इन दोनों की मोमेंटम है, ये भी टकराए नहीं है। करेक्ट, टकराने से पहले इन दोनों की मोमेंटम हो गए m1 u1 प्लस m2 u2। क्लियर, ओके, अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ऑब्जेक्ट टकरा जाएंगे एक दूसरे से।
करेक्ट। और टकराने के बाद ये ऑब्जेक्ट इधर इधर चले जाएगा और ये ऑब्जेक्ट इधर चले जाएगा। जाहिर सी बात है टकराने के बाद उन लोग वहीं पे बैठे नहीं रहेंगे, ये ऑब्जेक्ट वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे आ जाएगा। करेक्ट। नाउ टकराने के बाद इन दोनों के मासेस में क्या कोई डिफरेंस आएगा? नहीं। ये तब भी m1 ही होगा और ये तब भी m2 ही होगा, लेकिन टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। आप जब आप किसी से टकराते हैं तो जाहिर सी बात आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो लेट्स से इनकी जो वेलोसिटी है टकराने के बाद वो हो जाती है u v। टकराने के बाद m1 की जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी v1 और m2 की वेलोसिटी हो जाएगी v2। तो टोटल मोमेंटम इनके टकराने के बाद p आफ्टर कोलिजन ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। करेक्ट। ओके। अब हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब ये होता है कि P मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to momentum after collision, which means m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2। क्या आपको समझ में आया ये सारी बातें? अगर समझ में आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। करेक्ट। अगर आपको समझ में नहीं आया है देन प्लीज आप इसको रिवाइंड करके भी समझ सकते हैं। ओके। अगर आपको ये समझ में नहीं भी आया है तो भी आपसे अगला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या है अगला क्वेश्चन? ओके, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीयूटी पीजी 2025 एंड मैंने इस क्वेश्चन में तुक्का मारा था और भगवान की दया से तुक्का सही था। ओके, पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन। आपको तुक्का नहीं मारना है क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। करेक्ट। तो तुक्का आपको नहीं मारना है। क्या कह रहा है? विच लॉ गिवन बाय न्यूटन प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन का कौन सा लॉ हमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताता है? कौन सा लॉ हमको प्रिंसिपल देता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में? ओके। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन? नहीं। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन? यस। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको प्रिंसिपल बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। इजी। क्या आपको समझ में आया? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। This question was asked in COT PG 2023. This is also a bit tricky question, but अगर आप अपना common sense use करेंगे, then you will be able to solve this question. Okay, pause the video and solve the question. Okay, I hope आपसे ये question solve हुआ होगा. Let's read the question. What is statement 1? To achieve maximum horizontal range. What is horizontal range? This is your vertical and this is your horizontal. And what is horizontal range? कि आप कितना ज़्यादा distance travel कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। दिस कर्व मूवमेंट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हम उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज मैक्सिमल हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, आगे पढ़ते हैं। टू अचीव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, शॉर्ट पुट tend to have smaller projection angle than high jump। ओके, ये क्या रहा है कि टू अटेन द, जस्ट अ सेकेंड, शॉर्ट पुट टेंड टू हैव स्मॉलर प्रोजेक्शन एंगल। प्रोजेक्शन एंगल का मतलब ये है कि आप किसी चीज को फेंक रहे हैं तो आप किस एंगल में फेंक रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन एंगल। यूजुअली जब आप किसी चीज को थ्रो करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आप 45 डिग्री में उसको थ्रो करें जिससे वो मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। ओके, क्या कह रहा है? Shot put tend to have smaller projection angle than high jump। ओके, जब हम हाई जंप करते हैं तब हम, दिस इज योर हाई जंप बार। ओके, जब भी कोई एथलीट हाई जंप परफॉर्म करता है तो वो वर्टिकल मतलब एब्सोल्युटली 90 डिग्री या 85 डिग्री के एंगल पे वो जंप करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल रेंज कवर कर पाए, क्योंकि जो हाई जंपर है उनका मेन एम होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना है ताकि वो इस बार को क्लियर कर सके। करेक्ट। लेकिन जो शॉर्ट पुट जो लोग परफॉर्म करते हैं उनका एम वर्टिकल रेंज कवर करना नहीं होता, उनका एम होता है हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करना।
करेक्ट। तो इसीलिए जो शॉर्ट पुटर्स होते हैं वो 44 टू 38 डिग्रीज में अपने शॉट को प्रोजेक्ट करते हैं। अगर वो 90 डिग्री में प्रोजेक्ट करेंगे तो उनका शॉट पुट सीधा जाके वहीं पे नीचे गिर जाएगा। करेक्ट। इसलिए जो शॉट पुटर्स हैं वो 44 टू 38 डिग्री एंगल में शॉट पुट को थ्रो करते हैं, जिससे वो ज्यादा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज वो कवर कर पाए। लेकिन जो हाई जंपर्स हैं वो 85 टू 90 डिग्री में जंप करते हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल रेंज को कवर अप कर पाए, ज्यादा से ज्यादा हाइट को अटेन कर पाए। करेक्ट। तो यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि जो प्रोजेक्शन एंगल है वो शॉर्ट पुट का कम है और जो हाई जंप का है वो ज्यादा है। और यही वो स्टेटमेंट कह रहा है। क्या कह रहा है? टू अचीव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को अचीव करने के लिए शॉर्ट पुट का स्मॉलर प्रोजेक्शन एंगल होता है हाई जंप से। सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Okay, now what does the second statement states? It states that to achieve maximum horizontal range को अचीव करने के लिए प्रोजेक्शन स्पीड इज डायरेक्टेड वर्टिकली। जो प्रोजेक्शन का जो स्पीड है वो वर्टिकली डायरेक्ट होता है। अगर आप प्रोजेक्शन स्पीड को वर्टिकली डायरेक्ट कर देंगे तो ऊपर जाएगा, वो तो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर ही नहीं करेगा। तो अगर आपको मैक्सिमम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को अगर आपको अचीव करना है तो आपको प्रोजेक्शन एंगल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट साबित होता है। तो आवर स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। क्या है? स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज ट्रू। हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही साबित होता है। क्लियर? मेरे को पता है कि ये थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, आई होप आपसे सॉल्व हुआ होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन छूट गया था जो मुझे पिछले लेक्चर में कंप्लीट कराना चाहिए था, बट इस लेक्चर में कर लेते हैं। ओके, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी पिछले स्लाइड्स में बहुत बार कर चुके हैं। ओके, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। व्हाट इज एक्सटेंशन? लिफ्टिंग द अपर लिम्ब हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द राइट एंगल, नो। रिटर्निंग अपर लिम्ब फ्रॉम द, नो। ऑप्शन ए का हो जाएगा 4, स्ट्रेटनिंग द लोअर लिम्ब एट नी। जब आप अपने नी को स्ट्रेट करते हैं तो आपके नी में एंगल इंक्रीज होता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। ओके, सो ए का हो जाएगा आपका 4। तो ऐसे कौन से ऑप्शन है जो ए 4 से सेटिस्फाइड है? सो देयर आर ओनली टू ऑप्शन जो ए 4 से सेटिस्फाइड है, ए 4 एंड रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके, सो वी हैव टू एलिमिनेट दिस। ओके, नाउ व्हाट इज सेकंड terminology? That is abduction. What is abduction? Lifting the upper limb horizontally to the right angle with the side of the body. जब आप साइडवर्ड अपने हैंड्स को लिफ्ट करते हैं टू दी शोल्डर लेवल अप टू दी 90 डिग्री, दैट इज योर abduction. तो बी का हो जाएगा हमारा, जस्ट अ सेकेंड, ए का है हमारा 4 और बी का हमारा हो जाएगा 1। A4B1 कौन से ऑप्शन से इससे सेटिस्फाइड है? ऑप्शन नंबर 3, A4B1। ओके, हमको बाकी के टर्मिनोलॉजीज को भी सॉल्व करना है। व्हाट इज अडक्शन? अडक्शन इज रिटर्निंग द अपर लिम्ब फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन टू द साइड ऑफ द बॉडी। जब आप अपने अपर लिम्ब को हॉरिजॉन्टली मिड लाइन के पास लेके आते हैं, साइडवर्ड, उसको हम बोलते हैं अडक्शन। सो सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा व्हाट इज फ्लेक्शन? फ्लेक्शन इज बेंडिंग द लोअर लिम्ब एट नी। जब आप अपने नी को बेंड करते हैं तो वहां पे एंगल डिक्रीज होता है, उसी को हम बोलते हैं फ्लेक्शन। तो डी का हो जाएगा 3, A4B1C2, A4B1C2D3। Okay, so the option number 3 is correct. This question was asked in 2022 CUT PG. Okay, I hope आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। मैंने यहाँ तक सारे काइनेटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड फोर्स एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीटली क्लियर कर दिया है। करेक्ट? और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके CUT PG में वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज और उनके करेक्टिव एक्सरसाइजेस के बारे में, और जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जो ऑकर होती है उसके रीजंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और उनसे रिलेटेड जो CUT PG में क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब
to the video because it is very hectic to collect all the PYQs, करेक्ट। तो आई होप आप मेरी इस मेहनत को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर करेंगे। अगर आप इस सीरीज को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 150 प्लस मार्क्स इन योर CUT-PG एग्जाम। और अगर आप और अच्छे से एफर्ट मारते हैं देन डेफिनेटली यू कैन स्कोर 200 प्लस मार्क्स इन योर CUT एग्जाम। Okay, so this is all for today's video. So please like, share, comment and subscribe, or if you have any doubt then comment section is open for you. You can freely ask your doubt over there. See you in the next video. Till then, goodbye.